हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूँ सेट थ्योरी। चलिए बेल हो जाए। यहाँ बेल हो गई। अब हम आपको पढ़ाएंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियो बना के दिए हुए हैं, आप उनको वॉच कर लें। आज मैंने उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्त, आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं ज़रा समझते हैं। आज हम आपको डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाएंगे। डिमॉर्गन लॉ को मैं प्रूफ करूँगा थ्योरेटिकली, वेरीफाई करके और वेन डायग्राम से। वेरिफिकेशन आसान है, वेन डायग्राम भी आसान लगेगा आपको, थ्योरेटिकल अप्रोच थोड़ा सा टफ लगेगा। तो हम करेंगे क्या कि थ्योरेटिकल अप्रोच से पहले कुछ कमेंट्स आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ है क्या, समझते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये मेरा फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है। फर्स्ट का मतलब कोई नंबरिंग नहीं है कि यही फर्स्ट होगा, मतलब एक वन ऑफ द डिमॉर्गन लॉ, एक डिमॉर्गन लॉ है। ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, करेक्ट है दोस्तों। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम इसको प्रूफ करेंगे थ्योरेटिकल अप्रोच से। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 डैश 9 तक, मतलब 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है। एक सेट ए है, इसमें 2 4 6 8 है। एक सेट बी है 1 3 5 7। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या कि हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के पहले हमें क्या करना होगा, ए यूनियन बी बताना होगा। तो ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी का मतलब आप जानते हैं दोस्त, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो हम ए और बी के एलिमेंट्स को जब कलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा ए यूनियन बी हो गया। एलएचएस हमारा क्या है, ए यूनियन बी का डैश। तो हम ए यूनियन बी का यहाँ पर डैश करने जा रहे हैं। ए यूनियन बी का डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। और किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो दोस्त, तो उसमें करते क्या है, उसमें यूनियन में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। तो देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट हमारा 1 से लेकर 9 तक है और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 8 तक। तो क्या करना है, इनको हटा देना है यहाँ से, अब बचेगा केवल 9। तो ये हमारा ए यूनियन बी का डैश है। अब हम आरचेस देखते हैं। तो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन है, तो फर्स्ट यू फाइंड ए डैश, ये हमारा एलएचएस आ गया। अब हम क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं। ए डैश भी क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल के एलिमेंट से ए को हटाएंगे तो 2 4 6 8 हट जाएगा, बचेगा 1 3 5 7 9। और उसके बाद बी डैश की बात करते हैं। u माइनस बी, u में से b हटा दो तो 1 3 5 7 हटा देंगे, यहाँ बचेगा 2 4 6 8, 1 3 5 7 हट गया, 2 4 6 8 फिर 9। अब इसके बाद बात करते हैं आरचेस की। आरचेस की बात करते हैं तो आरचेस देखिए दोस्त क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ये हमारा ए डैश है, ये हमारा बी डैश है। अब देखिए यहाँ पर ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या दिख रहा है, तो केवल 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रिजल्ट आया 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एलएचएस हमारा ए यूनियन बी का डैश 9 है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर भी एक सिंगल सेट 9 मिला, मतलब बोथ आर सेम। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, ये रिजल्ट सही है। ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये मैंने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई कराया। अब हम डिमॉर्गन लॉ को वेन डायग्राम से समझाएंगे और उसके बाद थ्योरेटिकल अप्रोच पर आएंगे। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसको हम रफ करने जा रहे हैं। अब देखिए वेन डायग्राम में क्या करें कि देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। आप इसको एलएचएस भी समझ सकते हैं।
ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट हमारा ए है और ये सेट हमारा बी है। अब समझिएगा, अब LHS हमारा क्या है, ए यूनियन बी का डैश। अब आपको बता दें कि ए यूनियन बी क्या है, तो मैं आपको रफली बता दूं कि अगर ये ए होता है और ये बी होता है, ए यूनियन बी पूरा आता है, ये आपको सबको मालूम है। ए यूनियन बी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द एरिया ऑफ सेट ए एंड सेट बी कवर्ड बाय ए एंड बी, यानी ए और बी में जितना भी एरिया कवर हो रहा है पूरा हम कलर कर देते हैं, दैट मीन्स ए यूनियन बी। मैंने पहले आपको क्लियर भी किया हुआ है यूनियन ऑफ सेट्स में। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए यूनियन बी के एरिया को छोड़कर बाकी सब आप कलर कर दीजिए। तो देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए यूनियन बी को छोड़ दीजिए, ये हमारा आया। ए यूनियन बी को मैंने छोड़ते हुए इस पूरे फिगर को कलर कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ऑरेंज चौक से मैंने किया हुआ है कलर, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा देख रहे हैं आप, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी है, दिखाई दे रहा होगा। अब बात करेंगे हम आर्चेस की। तो आर्चेस हमारा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, तो चलिए हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना होगा। अब यहाँ अलर्ट हो जाइए आप सभी लोग। ये देखिए, हमारा सेट दिखाई दे रहा है ए, ये हमारा सेट दिखाई दे रहा है बी। अब सुनिएगा, ए और बी आपको दो सेट दिखाई दे रहे होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन देखेंगे। तो पहले हम आपको इंटरसेक्शन देखना बता दें। जैसे एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है, तो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये वाले एरिया, मतलब ऐसा जहाँ पर दोनों आ जाएं, इसको हम इस तरीके से समझा सकते हैं। जैसे आपने ये एक्स है, ये वाई है, आपने एक्स को कलर किया, ये आया, आपने वाई को वर्टिकली शो कर दिया, ये आया, करेक्ट है। अब बताइए ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिल रहे हैं, तो ये दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो जैसे आपने यहाँ पर सपोज दैट एक्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया और वाई को आपने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो जैसे आपने एक्स को कवर किया हॉरिजॉन्टल लाइन से और वाई को कवर किया वर्टिकल लाइन से, तो स्टूडेंट आपको ये देखना है कि एक्स और वाई के जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहा है। तो एक्स और वाई के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इंटरसेक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब जहाँ पर जाल बन रहा है, नेट बन रहा है, दैट एरिया इज कॉल्ड एक्स इंटरसेक्शन वाई। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ पर एक्स और वाई दोनों का एरिया आ रहा है। पहले इन जनरल सब बच्चे जानते हैं कि ये एरिया जो होता है इंटरसेक्शन का है, क्योंकि इसमें एक्स का भी पार्ट है और वाई का भी पार्ट है। बट मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से भी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। जैसे अब हम बात करें ए डैश की, तो हम ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से और बी डैश के एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल लाइन से। होगा क्या कि हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपको ये जस्टिफिकेशन करना है कि ए डैश और बी डैश का आखिर में इंटरसेक्शन होगा क्या। तो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ जहाँ पर ए डैश और बी डैश की जो लाइनें हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो एरिया आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एरिया होगा। अब देखिए, ए डैश का एरिया कैसे निकालेंगे। तो ए डैश का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में ए को छोड़कर बाकी सब हमारा है। ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ ए डैश का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, करेक्ट है, ये हमारा ए है। तो ए डैश हमारा ये होगा, करेक्ट है, ये हमारा ए डैश होगा ए को छोड़कर। तो चलिए ए डैश को कवर करते हैं। तो ए डैश मालूम क्या है, ए को छोड़कर, तो इतना ये ए है, ए को छोड़ दीजिए तो बाकी आएगा ए डैश। देखिए क्या होगा, ये देखिए, सॉरी मैंने ए डैश को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करना था या वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कोई बात नहीं, चलिए यहीं पे हम चेंज कर दें, नहीं तो फिगर रफ करना पड़ेगा। यहाँ पर ए डैश को हम कर दे रहे हैं वर्टिकल लाइन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहे यहाँ पर, बिल्कुल नॉर्मल मिस्टेक से आपसे भी हो सकती है। देख रहे हैं आप, मैंने क्या किया, ए डैश को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो ए को छोड़ते हुए बाकी सब हमारा हिस्सा है।
ए डैश मतलब ए को छोड़कर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, करेक्ट है। तो देख रहे हैं आप कि मैंने ए डैश को कवर कर लिया। अब बी डैश को मैं बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टल का मतलब तो ठीक है, लेकिन बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी को छोड़कर, यानी ये हिस्सा बी है, ये हिस्सा क्या है, बी। बी को छोड़कर दोस्त हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन इस चौक से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा अलग भी लगेगा। ये देखिए, ये बी को छोड़कर, बी को छोड़कर, बी को छोड़कर। तो अब आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ए डैश और बी डैश यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें कहाँ दिख रही हैं आपको। तो आपको दिख रहा होगा ये एरिया, देखिएगा ये इतना छोड़कर, इतना एरिया छोड़ दीजिए, इसमें या तो सिंगल लाइन दिख रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल सिंगल दिख रही है, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिख रही है, या तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इस एरिया को छोड़कर बाकी जितना एरिया है हमारा, वहाँ पर जाल बन रहा है, मतलब ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इस अप्रोच पे पहुँचते हैं कि जो हमारा आर्चेस है, आर्चेस का एरिया जो है सैडल रीजन, वो हमारा ये है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एरिया, ये इसको समझा जा सकता है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जहाँ जहाँ हम चौक चला रहे हैं, ये एरिया हमारा, मैंने आपको वेन डायग्राम से डी मॉर्गन लॉ बताया। तो ये हमारा आरचेस है, और एलएचएस आपने बनाया ही है, ये आपका एलएचएस है, देख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जितना एरिया मैंने एलएचएस में कवर किया, उतना ही एरिया मैंने आरचेस में कवर किया। तो इस तरीके से मैं दोस्त इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपको वेन डायग्राम कहीं ना कहीं समझ में आया ज़रूर होगा। थोड़ा सा अगर तकलीफ़ हो तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लें, और फिर भी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम आपको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर से समझा सकें। कभी किसी वीडियो में किसी भी समय प्रॉब्लम आए तो उसकी आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो मैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम इस डी मॉर्गन लॉ को थ्योरेटिकली बताने जा रहे हैं। अब डी मॉर्गन लॉ को जब थ्योरेटिकली अप्रोच में मैं आपको समझाऊंगा, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दें आपको कि इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे, जो आपको पूरी सेट थ्योरी में ज़रूरत पड़ेगी इनकी। केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको केवल इसी डी मॉर्गन लॉ में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो इन जनरल सब में ज़रूरत पड़ती है। तो उन कमेंट्स को आइए ध्यान रखते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, देखते हैं पहले। उन स्पेशल कमेंट्स को मैं लिखूंगा एक एक करके, मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं एक साथ फिर से कर दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँ कि ये बताइए कि कोई सेट ए और बी इक्वल कब होते हैं। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ए और बी सेट इक्वल क्यों होते हैं, या क्यों होते हैं सॉरी, कब होते हैं। जब ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमेंट अगर सेट बी में हो, उतने ही हों। जैसे ए में अगर 4 एलिमेंट है तो बी में भी 4 होने चाहिए, और ए में जो 4 एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए, तभी इक्वल होगा। मतलब जैसे सेट ए में मान लीजिए ABCD है, तो सेट बी में भी ABCD होना चाहिए, तो इक्वल सेट है। लेकिन इसको हम थ्योरेटिकली कैसे लिखते हैं, तो सुनिए। जैसे कोई सेट अगर A = B प्रूफ करना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि A इज़ द सबसेट ऑफ B। मतलब पहले आपको स्टेप 1 में ये प्रूफ करना पड़ेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है। ये बच्चे रिमूव कर देते हैं, ये जो पोर्शन हम समझा रहे हैं, इस पोर्शन को जनरली क्या करता है, बच्चा रिमूव कर देता है, नहीं पढ़ने प्रयास करता, वो केवल वेरिफिकेशन तक छोड़ के सेट थ्योरी को ख़त्म कर देता है। ये तरीका ठीक नहीं है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर कोई भी दो सेट ए और बी इक्वल प्रूफ करने हो तो हमें प्रूफ क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना चाहिए कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, पहला स्टेप होगा। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी प्रूफ करने से मालूम क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, करेक्ट है। फिर स्टेप 2 में हम ये प्रूफ करेंगे, स्टेप 2 में ये प्रूफ करेंगे कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। इससे ये प्रूफ होता है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। अब बताइए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आपने स्टेप 1 में ये प्रूव कर दिया कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, अर्थात ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, अर्थात ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में। और स्टेप 2 में जैसे ही आपने प्रूव किया कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, अब सुनिए, एक ही समय पर एक आदमी कह रहा है ए कि हमारे सारे एलिमेंट तुम्हारे पास हैं, फिर उसी समय आपने प्रूव कर दिया कि बी कह रहा है कि हमारे सारे तुम्हारे पास है,
इसका मतलब निष्कर्ष यहाँ पर ये निकलता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि A इक्वल टू B। तो इसका मतलब जैसे A और B अगर दो सेट इक्वल हैं, इनको प्रूफ करना हो तो पहले हम ये करेंगे कि A इज़ द सबसेट ऑफ B, उसके बाद प्रूफ करेंगे B इज़ द सबसेट ऑफ A। ये तरीका होता है किसी भी दो सेट को प्रूफ करने का इक्वल। अब इक्वल प्रूफ करने में कुछ स्पेशल कमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं जल्दी से लिखवा दे रहा हूँ, कुछ 7 से 8 कमेंट्स है, हालांकि मैंने चर्चा की हुई है पहले। जैसे पहला कमेंट मेरा ये रहा कि अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग करता है A यूनियन B में, तो आपको जैसा कि मैंने बताया था, आप यूनियन में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है कि यूनियन का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, यानी A और B के सारे एलिमेंट इकट्ठा कर लो। A कौन है B कौन है डजेंट मैटर, कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। तो आपने ये क्या लिखा है मालूम है? इसका मतलब आपने ये कहा है कोई एलिमेंट आर्बिट्रेरी, मतलब इन जनरल कोई भी अचानक रैंडमली कोई आपने एलिमेंट A यूनियन B से उठाया, यू सेलेक्ट एनी वन एलिमेंट सेलेक्ट फ्रॉम A यूनियन B, और आपने कहा सर वो एलिमेंट x आपने A यूनियन B से उठाया, तो अब आपने कहा कि सर वो एलिमेंट कहाँ का होगा, तो आप कहेंगे सर पता नहीं वो कहीं का होगा, लेकिन यूनियन में है तो कहीं का होगा, पता नहीं कहाँ का है, आई डोंट नो। सस्पेंस है ना कि आपने A और B के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, आपने A और B के लोगों को नहीं देखा, लेकिन A और B लोगों को इकट्ठे देखा, तो अचानक आप उससे एक एलिमेंट उठाओगे तो कहोगे यार ये किसका है, तो आप कहोगे या तो A का हो सकता है या तो B का हो सकता है। करेक्ट है? तो यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू A, बीच में लगेगा OR, x बिलोंग्स टू B। करेक्ट है दोस्त? उसके बाद अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, अब यहाँ पर कमेंट क्या होगा? तो अब आप ये बताइए कि A इंटरसेक्शन B में कौन से एलिमेंट आते हैं? तो A इंटरसेक्शन B में एलिमेंट्स आते हैं जो एलिमेंट सेट A में भी होते हैं और जो एलिमेंट सेट B में भी होते हैं, वही इंटरसेक्शन में आते हैं। इसका मतलब आप ये कहोगे कि A इंटरसेक्शन B का जो भी एलिमेंट होगा गारंटीड वो एलिमेंट सेट A का भी होगा, वो एलिमेंट सेट B का भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट x सेट A का भी होगा एंड वो एलिमेंट x सेट B का होगा। यहाँ पर कंजक्शन लगेगी एंड। करेक्ट है? इसके बाद एक जनरल बात बताएं आपको, जैसे हमने कहा कि कोई एलिमेंट x अगर सेट A के अंदर है तो आप कहेंगे वो एलिमेंट A डैश में कभी भी नहीं होगा। क्लियर है भाई? जो A में नहीं है, जो A में है तो A डैश में कैसे हो सकता है? क्योंकि A डैश का मतलब होता है A को छोड़ के बाकी सब कुछ हमारा है। A डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ मतलब A को छोड़कर बाकी सब A डैश है। तो जो आदमी A के अंदर है वो A डैश में कैसे हो सकता है? उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आदमी A डैश में है, मतलब जो A के बाहर है, वो A में कैसे हो सकता है? करेक्ट है? जो आदमी A के अंदर है तो A के बाहर नहीं हो सकता, और जो आदमी A के बाहर है मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ है तो A में नहीं हो सकता। तो हमने देखिए 1 2 3 4 कमेंट अभी लिखवा दिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कमेंट ये है कि कोई एलिमेंट अगर x बिलोंग्स टू, आप ऐसे कह सकते हैं A यूनियन B के डैश में, सपोज दैट आपने कहा कोई एलिमेंट x A यूनियन B के डैश में है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? इस कमेंट के हिसाब से आप लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। मतलब देखिए इस कमेंट का मैंने सहारा लिया, किस कमेंट का? इस वाले का। एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपका इंपॉर्टेंट कमेंट नहीं, कमेंट इंपॉर्टेंट ये है कि कोई एलिमेंट अगर x A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब कोई एलिमेंट एक सेट है, सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट में नहीं होगा। कोई एलिमेंट सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो एलिमेंट सेट में नहीं होगा, मतलब सेट A भी हो सकता है, सेट A यूनियन B हो सकता है, वॉट एवर। मतलब ये रिजल्ट जो मैंने लिखा है विद द हेल्प ऑफ दिस कमेंट। करेक्ट है? इसीलिए इन सारे कमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब सुनिए, जैसे मैंने आपसे एक कमेंट और लिखवाया, जैसे हमने कहा कि कोई एलिमेंट x A यूनियन B में नहीं है। अब सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कमेंट है। अब हमने आपसे कह दिया कि कोई एलिमेंट x A यूनियन B में नहीं है। अब आप हमको ज़रा ये बताइए कि कोई एलिमेंट अगर A यूनियन B में नहीं है तो समझते हैं क्या हुआ यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं? तो पहले आप ये समझ लीजिए कि A यूनियन B में एलिमेंट कब आता है। तो A यूनियन B का मतलब ये होता है कि यार तुम A में हो B में ना हो तो भी यूनियन में रहते, तुम B में नहीं हो, अगर B में होते A में ना हो तो भी तुम यूनियन में होते। यूनियन का मतलब ये होता है कि तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं कि A और B दोनों में हो, तुम कहीं भी पढ़े हो, सेट A में पढ़े हो तो भी हमारे यूनियन में आओगे, B में पढ़े हो तो भी हमारे यूनियन में आओगे, क्योंकि यूनियन का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B। मतलब आपने A और B के एलिमेंट्स को इकट्ठा किया। अब दोस्त तो तुम कहीं एक जगह जरूर होगे, किसी कोने में पढ़े होगे, तभी तो आज यहाँ यूनियन में हो। लेकिन इसी का उल्टा
कि अगर कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं है इसका मतलब तुम कहीं नहीं हो। तो अगर तुम किसी भी सेट में होते, मतलब ए में होते या बी में, तो यूनियन जरूर होते हैं, तुम यूनियन में ही नहीं हो। इसका मतलब यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जो आदमी यूनियन में नहीं है इसका मतलब वो कहीं का नहीं है। मतलब तुम यहाँ गारंटी से कह सकते हो कि वो एलिमेंट एक्स ना तो ए का होगा, और यहाँ पे गारंटी लग रही है, मतलब एंड कंजक्शन यूज होगी, और कहोगे वो एलिमेंट एक्स ना तो बी का होगा। अब इसी कमेंट पर हम काम करें, एक कमेंट और लिख दे रहे हैं। जैसे हमने कह दिया एक्स एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। अब यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि यार कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है। तो अब कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में कब होता है पहले ये समझ लीजिए। कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में तब होता है जब वो दोनों जगह हो। तुम इंटरसेक्शन में नहीं हो इसका मतलब तुम कहीं एक जगह नहीं हो, तभी तो इंटरसेक्शन में नहीं हो। करेक्ट है, दोनों जगह होते तुम इंटरसेक्शन में होते, यानी तुम किसी एक जगह एब्सेंट हो ना। इन जनरल वे में यही बोलेंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कहीं एक जगह एब्सेंट हो। आई डोंट नो तुम कहाँ एब्सेंट हो, ये सस्पेंस है। मतलब गारंटी नहीं कि तुम मतलब कहीं भी एक जगह एब्सेंट हो जाओ तो यार इंटरसेक्शन नहीं हो गया। मतलब मोस्ट कॉमन रीजन यही हुआ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और इसको जरा सोचिएगा, कई बार इस पे बच्चे बहस करते हैं काफ़ी, कि आपने कहा कि तुम कहीं एक जगह नहीं हो, एक्स से बोला तो तुम कहीं एक जगह एब्सेंट हो। तुम कहाँ एब्सेंट हो आई डोंट नो, मतलब ये सस्पेंस हो गया ना। तुम कहीं एक जगह, तुम हर जगह प्रेजेंट हो, एक जगह एब्सेंट हो जाते, तो तुम इसका मतलब क्या हुआ कि तुम इंटरसेक्शन में नहीं हो। इंटरसेक्शन में होने के लिए सब जगह होना चाहिए। इसका मतलब तुम या तो ए में नहीं हो या तो बी में नहीं हो। इस तरीके से मैंने दोस्त एक कुछ बेसिक कंसेप्ट लिखवाए। इसी पर मैं एक और कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ, कमेंट लिखवा रहा हूँ। अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इस पर भी हम बता चुके हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स पे। तो मैंने बताया कि a माइनस बी का मतलब हुआ x a में होगा एंड x b में नहीं होगा। केवल a माइनस बी का मतलब हम ऑलरेडी समझा चुके थे आपको कि एलिमेंट ऑफ सेट b रिमूव फ्रॉम a, इट मीन्स a माइनस बी। करेक्ट है। और ज़्यादा समझना तो आप डिफरेंस ऑफ सेट्स के वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं, मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिफरेंस ऑफ सेट्स इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है। अब आइए हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं डिमॉर्गन्स लॉ को। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये सारे कमेंट आप नोट कर लीजिए। अब डिमॉर्गन्स लॉ को हम समझाते हैं, समझिएगा। ये सारे कमेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, तभी इसको सीखेगा। हमें तो याद है इसलिए कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डिमॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए हमें इसे इक्वल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब इसको पूरे को सेट x समझिए, इस पूरे को सेट y समझिए। ये सेट x है और ये सेट y है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि x इक्वल टू वाई। तो पहले आपको स्टेप 1 में प्रूव करना पड़ेगा x इज़ द सबसेट ऑफ y, फिर स्टेप 2 में प्रूव करना पड़ेगा y इज़ द सबसेट ऑफ x। करेक्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि हम x इज़ द सबसेट ऑफ y कैसे प्रूव होगा, जब हम कहेंगे इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो आइए मैं स्टेप 1 प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक रैंडमली एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं x जो है a यूनियन b के डैश में है। करेक्ट है, मैंने एक सेलेक्ट किया रैंडमली एलिमेंट x जो a यूनियन b के डैश में है। अब देखिए क्या होगा, आप x ले लें चाहे y ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे सर जो एलिमेंट a यूनियन b के डैश में है, तो कमेंट का यूज़ करते हुए आप कहेंगे वो एलिमेंट a यूनियन b में तो कभी नहीं हो सकता। फिर आप कमेंट यूज़ करेंगे सर जो एलिमेंट a यूनियन b में नहीं है वो एलिमेंट ना तो a का होगा, और डंके की चोट पर कहेंगे कि वो एलिमेंट b का भी नहीं होगा। चलो तुम यूनियन में नहीं हो तो तुम कहीं नहीं हो, x एलिमेंट a का भी नहीं है और x एलिमेंट b का नहीं है। और सुनो, जो एलिमेंट x a में नहीं है वो एलिमेंट a डैश में होगा। कमेंट का यूज हो रहा है टोटल। एंड जो एलिमेंट b में नहीं है वो कहाँ होगा, b डैश में होगा। करेक्ट है। अब कहेंगे जो एलिमेंट x a डैश में भी है एंड b डैश में भी है, मतलब दोनों जगह है, वो एलिमेंट x मालूम है a डैश इंटरसेक्शन b डैश में ज़रूर होगा। अब सुनिए, जो एलिमेंट आपने x उठाया था a यूनियन b के डैश में, वो एलिमेंट x निकल आया a डैश इंटरसेक्शन b डैश में। इसका मतलब ये आर्बिट्रेरी था। आर्बिट्रेरी का मतलब आप सारे एलिमेंट पर चर्चा करते हैं इन जनरल। आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, मतलब आपने यहाँ पर ये रिजल्ट दिखा दिया कि a यूनियन b का डैश इज़ अ सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब इसके बाद देखिए हम इक्वेशन मतलब स्टेप 2 पे आते हैं।
ये काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं इस पार्ट को। अब हम क्या करेंगे कि ये प्रूव करेंगे y इज़ द सबसेट ऑफ x, मतलब कहेंगे इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो एक जनरली कोई एलिमेंट ले लेते हैं। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि हम एलिमेंट x ही लें, अब y z कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हमने एक एलिमेंट ले लिया z बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब होगा क्या, अब आप कहेंगे सर z एलिमेंट a डैश में भी है और b डैश में भी है, मतलब a डैश इंटरसेक्शन b डैश में, तो आप कहेंगे जनरली z एलिमेंट a डैश में भी है और मतलब एंड z एलिमेंट b डैश में भी है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन है ना तो एंड लगेगा। z एलिमेंट a डैश में है, इसका मतलब आप कहेंगे z एलिमेंट a में नहीं है। कमेंट का यूज हो रहा है टोटल, इसलिए कमेंट पे ध्यान दीजिए। z b डैश में है, इसका मतलब z b में नहीं है। यार जो आदमी a के अंदर नहीं है और b के अंदर नहीं है, तो क्या वो आदमी कभी a यूनियन b में हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो तुम कहीं अगर एक जगह होते तो यूनियन में आ जाते, तुम कहीं नहीं, इसका यूनियन नहीं हो। फिर कहोगे यार जो आदमी a यूनियन b में नहीं है तो पक्का वो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। करेक्ट है ना? तो यहाँ पर आपने ये प्रूफ कर दिया कि z a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में है। देखिए कमेंट पढ़ाने के बाद समझाना कितना आसान हो जाता है। अब आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि जो एलिमेंट z इसके अंदर था वही एलिमेंट z इसके अंदर आ गया, मतलब इसके अंदर। तो आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, मतलब आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b का डैश। इक्वेशन 2। अब आप फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को देखें तो फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यार कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट a यूनियन b का डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। करेक्ट है स्टूडेंट? इस तरीके से थ्योरेटिकल अप्रोच से डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। इस प्रूविंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमेंट है, उस पर फोकस करिएगा। और जब ये आप तीनों तरीके से प्रूफ कर लें तो एक दूसरा डी मॉर्गन लॉ मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, वो आप सेल्फ करिएगा। दूसरा डी मॉर्गन लॉ क्या है समझते हैं। दूसरा डी मॉर्गन लॉ है a इंटरसेक्शन b का डैश a डैश इंटरसेक्शन b डैश। बहुत कुछ है सेट थ्योरी में, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। क्या लिखा हुआ है? a इंटरसेक्शन b का डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। जैसे कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में समझाया है ना दोस्त, कि मैंने इसको वेन डायग्राम से थ्योरेटिकल अप्रोच और वेरिफिकेशन बहुत आसान है। स्कूल्स में लगभग 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो वेरिफिकेशन पूछा जाता है, 4 नंबर में वेन डायग्राम और थ्योरेटिकल अप्रोच से पूछा जाता है। जनरली बच्चे वेरिफिकेशन करके चले जाते हैं और हो सकता हो कि टीचर 1-2 नंबर दे दे, बात अलग है, बट आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। ये सेट थ्योरी भी हम और मेरे वीडियोस बनेंगे, हमें लगता है कि 6, 7, 8 वीडियो बन जाएंगे और इसके। तो इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से वॉच करिएगा, 2 से 3 बार वॉच करिएगा। और ये जो कमेंट मैंने लिखवाए ये इंपॉर्टेंट है, कमेंट पे इतना ज़्यादा फोकस करिएगा कि आगे के जो मेरे वीडियोस बनेंगे, जो सेट थ्योरी में जो प्रूवमेंट्स हैं उनको समझाने में आसानी मिलेगी। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस करूँगा, मतलब न्यूमेरिक क्वेश्चंस करूँगा। इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम, थ्योरेटिकल अप्रोच और वेरिफिकेशन के माध्यम से जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।